नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस का नाम अब चर्चाओं का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन की तरफ से एक भी सीट न मिलने के बाद से ही पशुपति पारस बिहार और तमाम देश भर में जगहों पर कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग करते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए के खेमे से साफ तौर पर किनारा करते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ तक वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। उनके इस बयान के बाद से स्थिति साफ हो गई थी कि एनडीए के अंदर बगावती उठने शुरू हो गए हैं और ऐसे में पशुपति पारस के द्वारा उसकी पहल की जा चुकी है। अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से पशुपति पारस का नाम चर्चाओं का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में अब पशुपति पारस का क्या कुछ एक्शन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाला है, ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं पशुपति पारस जो कि एनडीए गठबंधन के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दिए अक्सर और उनको मंत्री पद भी मिला और ऐसे में इस बार उनको एक भी सीट ना देना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए थोड़ा बहुत नुकसानदायक तो दिख रहा है, क्योंकि पशुपति पारस ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव अकेले के दम पर लड़ेंगे। तो क्या लगता है, क्या पशुपति पारस का बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है? क्या वोट बैंक यहाँ पर खिंचता हुआ उनकी तरफ जा सकता है? देखिए, जाहिर बात है और पहली बात तो ये भी है कि जिस तरह से चिराग पासवान का रुख रहा है अपने चाचा के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कुछ दिनों पहले जब ये अनाउंसमेंट किया गया पशुपति पारस की तरफ से कि भाई हम अब एनडीए का हिस्सा नहीं और तमाम तरह की बातें वो करते हुए नजर आए, तो वहां पर चिराग पासवान ने हंसी उड़ाते हुए कहा था कि भाई कब आप एनडीए का हिस्सा थे, आप तो कभी थे ही नहीं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पशुपति पारस को लेकर अब एनडीए के अंदर भी ये मंथन चल रहा है कि क्या वो रहने चाहिए या वो नहीं रहने चाहिए, क्या उनको कुछ सीटें दी जानी चाहिए या कुछ सीटें नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अब लगातार एनडीए कुनबे का मंथन इसको लेकर चल रहा है कि भाई बिहार में क्या कुछ किया जाना चाहिए, बिहार की जो राजनीति है उसमें किस तरह से अपने आप को जो है बेहतर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो भी अपने आप को मजबूत करने की फिराक में लगा हुआ। आप देखिए, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें या फिर मुकेश सैनी की बात करें, जिस तरह से तीनों ने मिलकर लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार रैलियां करके लोगों को जगाने का काम किया था अपने पक्ष में और लगातार माहौल बनाने का प्रयास भी किया था। अब उसको एक बार फिर से तेजस्वी यादव लगातार आगे बढ़ाने का सिलसिला अपनाए हुए हैं और वही जब कह सकते हैं इस साल के बाद चुनाव का धीरे धीरे माहौल बनना शुरू होगा, उसमें बीजेपी के साथ में जो दल है वो किस तरह की स्थिति में अपने आप को पाएंगे, उसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। आप देखिए, दो बड़े दल अगर बिहार की तरफ से देखें तो बीजेपी के साथ में जेडीयू का अपने आप में एक बड़ा और कह सकते हैं आला मकाम दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोनों 12-12 लोकसभा सीटें जीते हुए हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर देखें तो चिराग पासवान नजर आते हैं, जिनके हिस्से भी कह सकते हैं 4 या 5 सीटें आई थी और 5 सीटें उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद मांझी आते हैं, उनको भी कह सकते हैं कि वो भी सांसद हैं अपनी पार्टी के। उपेंद्र कुशवाहा जिनको राज्यसभा भेजा गया है कि वो भी साथ रहेंगे। तो यानी कि बीजेपी के लिए कई पार्टियां जिनको संभालना है। अब यहाँ से आप मुकेश सैनी की बात भी देखिए, उनका भी लगातार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि एनडीए कुनबे में आ सकते हैं और पशुपति पारस को लेकर लगातार मंथन हो रहा है कि क्या उनको लेकर आया जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि पशुपति पारस जो है एक बड़े नाम रखते हैं, बड़ी हैसियत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भाई रामविलास पासवान के साथ मिलकर बिहार की राजनीति को काफी जाना समझा है और बहुत अच्छे से वाबस्ता है। इसीलिए चिराग पासवान उनके मुकाबले कहीं ना कहीं कमतर ठहरते हैं, क्योंकि उनको राजनीति का लंबा अनुभव प्राप्त है। चिराग पासवान यही 10-15 सालों से राजनीति के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन कह सकते हैं कि जो पशुपति पारस है उन्होंने भाई के साथ मिलकर बिहार की कह सकते हैं गली गली को छाना है, लोगों को देखा है, समझा है, जाना है, इसीलिए उनका अनुभव शायद ज्यादा कह सकते हैं कि बड़ा है यहाँ पर चिराग पासवान के मुकाबले। और बीजेपी यही देखना चाहती है कि भाई उनको भी ना खोए और चिराग पासवान को भी अपने साथ रहे, क्योंकि देखिए बिहार चुनाव जो है वो जातिगत समीकरण के आधार पर होता है, ये हर कोई जानता है। यहाँ पर एक एक वोट, एक एक समुदाय कहीं ना कहीं अहमियत रखता है एक दूसरे के लिए, इसीलिए पशुपति पारस को लेकर मंथन जारी है और हो सकता है कि बीजेपी चिराग पासवान को मना पाए कि भाई आप ही के परिवार के, आप ही के चाचा हैं, आप ही के कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्लोज लोगों में से एक रहे हैं, तो उनको भी पार्टी में लेकर चलते हैं, जो एनडीए कुनबा है उसमें लेकर चलते हैं। अगर चिराग पासवान ने असहमति जताई
तो हो सकता है कि पशुपति पारस को बीजेपी किनारे करते हुए नजर आ जाए। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखना यही है कि आने वाले समय में क्या पशुपति पारस को एनडीए की तरफ से किनारे पर कर दिया जाएगा या फिर कहीं ना कहीं अपने साथ मिलाने के लिए पूरी जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर पशुपति पारस के साथ साथ अब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की एंट्री जिस तरह से होती हुई नजर आई और बिहार की विधानसभा के उपचुनाव में उन्होंने अपनी पार्टियों के प्रत्याशी उतारे, जीत तो नहीं पाए लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने में यहाँ पर पूरी महारत हासिल करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं वोट बैंक जिस तरह से उनके पाले में जाता हुआ नजर आया तो उससे अंदाजा लगाया गया कि कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस के साथ साथ जो प्रशांत किशोर हैं वो भी एक बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं एक पशुपति पारस और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है, दोनों ही कहीं ना कहीं एनडीए के लिए खतरा का संकेत दिखाई देते हैं और ऐसे में अब इस खतरे के संकेत को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भांपती है, एनडीए के सहयोगी दल किस तरह से यहाँ तैयारियां करते हुए नजर आते हैं। तो सर अगला सवाल यही रहेगा कि क्या पशुपति पारस और यहाँ प्रशांत किशोर एक साथ आते हुए नजर आएंगे, क्या गठबंधन के तहत यहाँ पे चुनाव लड़ा जा सकता है? क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, एनडीए के खिलाफ रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर झटका दोनों के अगर साथ आने पर यहाँ पर लगता है भारतीय जनता पार्टी को और सहयोगी दलों को, तो किस तरह से आंकड़े बदलते हुए नजर देखिए जाहिर बात है प्रशांत किशोर भी लगातार अपनी भूमिका को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, पूरा बिहार घूमे हैं, उसके बाद पार्टी का अनाउंसमेंट किया, अब यहाँ से क्या आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि 4 जो उपचुनाव की सीटें थी उसमें प्रशांत किशोर गए तो सही, उनके प्रत्याशी उतरे तो सही, लेकिन जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए था वैसा नजर नहीं आया। अभी भी देखा जाए तो 6-7वें पायदान पर वो दिखाई पड़े अगर तमाम पार्टियों की कह सकते हैं हैसियत के हिसाब से देखा जाए। और यहाँ पर प्रशांत किशोर क्या विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा कमाल कर सकते हैं, और क्या पशुपति पारस अगर एनडीए उनमें से दरकिनार किए जाते हैं तो क्या फिर वो पशुपति पारस और प्रशांत किशोर की जो जुगलबंदी है क्या वो देखी जा सकती है? ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो उभर के सामने आ रही हैं, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर को भी पता है कि जातिगत समीकरण साधना बहुत जरूरी है जी। जातिगत चीज़ों को कह सकते हैं कि जो रणनीति बनाकर मैदान में उतरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में जातिगत जो राजनीति है ये किसी छुपा हुआ विषय नहीं है। एमबीएस समीकरण के साथ में लगातार आरजेडी यहाँ पर सरकारों में रही है और यहाँ यही स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी चल रहे हैं, उसमें मुस्लिमों को टिकट देते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि 40 सीटें मुस्लिमों को दी जाएंगी, महिलाओं को देते हुए नजर आते हैं सीटें 40, और ये तमाम बातें चुनाव से पहले हो रही हैं। अब यहाँ पर प्रशांत किशोर के कह सकते हैं कि जो पार्टी है उसमें क्या पशुपति पारस को भी शामिल किया जा सकता है या फिर पशुपति पारस को गठबंधन में शामिल करके कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में अपने आप को लाने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि जो पशुपति पारस है अपने आप में ये बिहार की राजनीति को बहुत जानते समझते हैं, बड़ा अनुभव उनके पास है और इसी का फायदा कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर है वो उठाते हुए नजर आ सकते हैं। और एनडीए भी इस बात पे निगाह बनाए हुए कि भाई चिराग पासवान तो चलो ठीक है हमारे साथ में है, लेकिन अगर पशुपति पारस आ जाते हैं तो एक दलित वोट बैंक एक तरफा हमारी तरफ आ सकता है। इसलिए हो सकता है कि पशुपति पारस को भी अपने कुनबे में लाने का प्रयास करें, पशुपति पारस को भी एनडीए में लाने का प्रयास करें, लेकिन पशुपति पारस की शायद जो डिमांड है, जो शर्तें हैं जी, वो इस तरह की है कि वो शायद अधिक सीटें चाहते हैं, और क्या बीजेपी इसको पूरा कर पाएगी और क्या पशुपति पारस के साथ में चिराग पासवान जो भतीजे होंगे क्या वो कंफर्टेबल हो पाएंगे? क्योंकि पहले भी देखा गया कि जब पार्टी टूटी थी तो बीजेपी ने पशुपति पारस को ज़्यादा तवज्जो दी थी, उनको मंत्री भी बनाया था, लेकिन इसके बाद जब 2023-24 में आते आते संबंध खराब होने लगते हैं और 24 में जब सीटों का बंटवारा होता है तो वहाँ पर चिराग पासवान के हिस्से 5 की 5 सीटें आ जाती हैं और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी जाती। इसके बाद ये कहा जाता है कि आपस के ताल्लुकात हैं वो लगातार खराब होते गए, फिर बीच में पशुपति पारस ने अपने भतीजे को काफ़ी कुछ कह सकते हैं अपशब्द भी बोले कि मेरे भाई से मुझे नहीं मिलने दिया गया और तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आए। लेकिन देखिए ये पारिवारिक मसला है और हो सकता है बैठ के शॉर्ट आउट हो जाए और इसके बाद क्या एनडीए जो है आपस में दोनों को लेकर चल सकती है या फिर यहाँ जो पशुपति पारस है कोई तीसरी भूमिका में नजर आ सकते हैं, क्योंकि एक तो इंडिया गठबंधन की बात करें, दूसरा एनडीए की बात करें और तीसरा जो है प्रशांत किशोर के साथ में बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी भूमिका में बनते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल बिहार की जो राजनीति है ऐसा लगता है कि यहाँ पर पशुपति पारस जो है एक बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ सकते हैं। भूमिका किस तरह की होगी ये आने वाले दिनों में पता लग जाए, क्योंकि अभी से मंथन का दौर जारी है और इसमें पशुपति पारस को लेकर साथ लेकर चलने को बीजेपी तैयार है या नहीं ये भी आने वाले दिनों में इसके ऊपर मोहर
लग जाएगी। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को अपने साथ लेकर चलती है या फिर नहीं, इसका फैसला आने वाले दिनों में होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के तहत बिहार विधानसभा चुनाव में एक साथ नजर आएगी, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पारिवारिक कलह के साथ साथ राजनीतिक कलह के तौर पर यहाँ पर कोई बड़ा मुकाबला दोनों के बीच यहाँ पर देखा जाएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।